सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटीज़। यूटिलिटी जो हम पढ़ा चुके हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हल्के से इसके कंसेप्ट्स और इसके बाद हम आप बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की, सॉरी एमसीक्यूज़ की। सो सबसे पहले बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बैकग्राउंड कहता है द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विलियम स्टैनले जिवॉन्स। WS जिवॉन्स भी कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये जो कंसेप्ट था यूटिलिटी का सबसे पहले WS जिवॉन्स ने दिया था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के थे। फर्दर इस पे वर्क किया किसने? कार्ल मैंजर ने एंड लियोन वार्लस ने। और इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू देम क्या था? दैट यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल डिमांड अ कमोडिटी। यानी कि आपकी सेटिस्फेक्शन के बिहाफ पे आप किसी भी चीज़ की डिमांड को डिसाइड करते हैं। ये है इसका बैकग्राउंड कि किस तरह से यूटिलिटी कंसेप्ट निकलता है। अब बात करें डेफिनेशंस और मीनिंग की, तो डेफिनेशन कहती है इन ऑब्जेक्टिव टर्म यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी और सर्विस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो क्या डेफिनेशन है? किसी भी चीज़ की सेटिस्फैक्शन जो आप निकालते हैं, ड्राइव करते हैं जब किसी चीज़ को या सर्विस को आप पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूम करते हैं। या मीनिंग की अगर बात करें दैट यूटिलिटी में नॉट बी कंफ्यूज विद द यूजफुलनेस। याद रखें, यूजफुलनेस से ना रिलेट करें, एज इट इज़ अ प्योर सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। तो यानी कि है ये प्योरली एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन आपको होती है, इसको यूजफुलनेस के साथ आप रिलेट ना करें। अब अगर बात करें कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की, तो हमने तीन तरह से, वैसे तो दो तरह से हमने पढ़ी हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी। जब में इसमें बताया गया है, एक सबसे पहली होती है इनिशियल यूटिलिटी, जहाँ पे हम कुछ भी नहीं फाइंड आउट कर पाते, जबकि सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी चीज़ से आप फर्स्ट जो आप चीज़ को कंजप्शन करते हैं उसकी बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग जो कंजप्शन से सेटिस्फैक्शन है वो कितनी है। जबकि टोटल यूटिलिटी की बात करें दैट इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द प्रोडक्ट, टोटल कितनी सेटिस्फैक्शन है। और इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें दैट इज़ द वर्ड मार्जिनल मीन्स द बॉर्डर और द एज की एडिशनल कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इट is the additional made to the total utility by consuming one more unit of the commodity। एक और यूनिट कंज्यूम करने पे आपको कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन उससे मिलती है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कंसेप्ट में दैट इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब प्रोसीड करते हैं। हम कहते हैं यूटिलिटी दो तरह की रहती है, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब रिमाइंड दैट जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है वो कार्डिनल है और इनडिफरेंस कर्व वाली है वो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी है। इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में। अब कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें जो कि मेज़र कर सकती है दैट कार्डिनल यूटिलिटी द नंबर 1 2 3 4 आर कार्डिनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 2 इज ट्वाइस द साइज ऑफ 1। इन द सेम वे द नंबर 4 इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ 1। तो कार्डिनल क्या होती है? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिसको हम मेज़र कर पाते हैं। और एल्फ्रेड मार्शल ने ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का डेवलप किया था। याद करें एमसीक्यू में आता है, एल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी एनालिसिस जो कार्डिनल यूटिलिटी थी उसको किसने डिफाइन किया था, किसने डेवलप किया था? बाय एल्फ्रेड मार्शल। एंड अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। और अगर बात करें इसके आगे तो हम कहते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस में दो लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। जब सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और सेकंड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। और इसको हम समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ एंड गॉसन्स सेकंड लॉ। अब बात करते हैं हम गॉसन्स के बारे में। तो जैसे मैं कहता हूँ गॉसन्स लॉ, तो सबसे पहले 1854 में H गॉसन्स वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। जो दो लॉ हम कंसेप्ट में बात कर रहे हैं, जो दो लॉज थे, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ये दोनों कंसेप्ट जो थे वो H गॉसन्स ने दिए थे इन 1854। जबकि इसी यूटिलिटी कंसेप्ट को 1871 में जो हमारे WS जिवॉन्स थे उन्होंने इसको आगे प्रोसीड किया और उन्होंने नेम दिया दैट द गॉसन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ कंजप्शन। तो यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी फर्स्ट लॉ है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी हमारा गॉसन्स सेकेंड लॉ ऑफ कंजप्शन है।
इसीलिए जो मेन जो था वो H गॉसन्स थे 1854 में जिन्होंने स्टार्ट किया था, लॉज दिए थे, और उसके बाद उसको W.S. जिवॉन्स ने कवर अप किया। और 1890s में जो था मार्शल ने जो अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्टअप की, उसमें उन्होंने क्या किया, डेवलप्ड दिस एनालिसिस इन अ रीफाइंड मैनर। उन्होंने थोड़ा इसको और पॉलिश करके अपने अलग मैनर्स में इंडिकेट किया। मार्शल ने इसमें को ऐसे रीडिफाइन किया थोड़ा सा डेफिनेशन में, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एज द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिश्ड विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। तो कहने का सबका कंसेप्ट यही था कि जैसे आपके पास जो ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, अगर आप उसको इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, आपकी जो सेटिस्फेक्शंस है, जो आपको एडिशनल बेनिफिट या कुछ भी होगा, सेटिस्फेक्शंस लेवल जो है एडिशंस के साथ आपका वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। जो 1854 में था, जो स्टार्ट था, H गॉसन्स ने स्टार्ट किया, 1871 में इसको W.S. जिवॉन्स एंड 1819 में एल्फ्रेड मार्शल ने। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की अजम्पशंस की। तो ये हम सब जानते हैं दैट ऑल यूनिट ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो जो कमोडिटीज़ है वो सेम रहेंगी। द यूनिट ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन। जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो वैसा ही रहेगा, उसके टेस्ट या उसकी वेराइटीज़ में चेंज नहीं आएंगी। देयर मस्ट बी अ कंटिन्यू कंजप्शन होनी चाहिए, और इसके प्राइस में कोई भी चेंजेस ना आए। बात करें अगर इसके एक्सेप्शंस की, तो ये कहाँ पे लॉ वर्क नहीं करता है, यानी कि जैसे जैसे आपके पास सपोज को रिसोर्सेज या आप कंजप्शन करते हैं या कोई एडिशनल आपके पास स्टॉक्स आते जाते हैं, जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। मनी जितनी मर्जी आ जाए, आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। हॉबीज़ जो आपकी रहती है उसमें भी ये चीज़ कम नहीं होगी। रेयर थिंग्स जो कि बड़ी यूनिकनेस है, वो जितनी आए हम उतने ही ज़्यादा कलेक्शंस में उसको बिलीव करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ अ लिकर, यानी कि जो शराबी होते हैं, आप उसको कितना भी पिला ले, चाहे वो गिर भी जाएगा, वो तब भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अब इसके साथ ही लास्ट बात करें, दैट इज़ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इसी को हम डबल कमोडिटी केस भी कहते हैं, और हम इसको गॉसन्स सेकंड लॉ भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमारा गॉसन्स का फर्स्ट लॉ था, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी जो है वो गॉसन्स का सेकंड लॉ है। सो इसकी डेफिनेशन सिंपली है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल, यानी इक्वेट करेगी दो मार्जिन यूटिलिटीज। वो किस तरह से करेंगी, आपको बता दूं that the law of equimargin utility explain as how a consumer distribute his limited income among the various commodities। तो यहाँ पे अगर उसके पास दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज है, किस तरह से वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को इक्वली जो है वो शेयर करेगा ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। Consumer will spend his income in such a way that the last rupee spent on each of the commodity gives him the same margin utility। ये आपको सब कुछ समझा चुका हूँ कि किस तरह से अगर उसकी प्राइस है और वो तब तक कंजप्शन करता है जब तक कि उसका जो है एडिशनल सेटिस्फेक्शन इक्वल्स नहीं होता उसकी प्राइस से या उसकी स्पेंडिंग ऑफ मनी पे। एंड देयरफॉर दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। और इसीलिए इसको इक्वी मार्जिन मतलब कि जितना वो पैसा खर्च कर रहा है एटलीस्ट उसको उतने का सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। यही चीज़ इंडिकेट करती है हमारी इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज़ कुछ, कि इसके कंसेप्ट पे एमसीक्यू क्या निकलेंगे। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। बात करेंगे हम एमसीक्यूज़ को लेके। सो हम बात करेंगे अब एमसीक्यूज़ को लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर दैट द एडिशनल, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, इसमें हमारा क्वेश्चन निकल के आता है दैट द एडिशनल मार्जिनल, द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक मीन्स। तो हमारा क्या है ऑप्शंस, द वेरी फर्स्ट वन इज एडिशनल, अनइम्पॉर्टेंट, मिनिमम यूनिट एंड नन ऑफ दीज। तो नो डाउट्स हमारे को पता है इसमें कि अगर ऑप्शंस की बात करें तो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं मार्जिनल का यहाँ पे मतलब क्या रहता है, मार्जिनल मीन्स एडिशनल। सो इन दिस केस ए इज़ द राइट आंसर। प्रोसीड करें अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरह, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा व्हेन द मार्जिनल इज नेगेटिव इट मस्ट बी ट्रू दैट। क्या ट्रू होगा, अगर मार्जिनल नेगेटिव होगा तो ये डायग्राम आपको सबको याद है, यहाँ पे एम यू बनाई हमने। तो जब एम यू यहाँ पे नेगेटिव होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, द एवरेज इज़ पॉजिटिव, द एवरेज इज़ नेगेटिव।
तो पहले तो हम ये बता दें, हमने एवरेज वाला इसमें अभी कोई कंसेप्ट नहीं किया। हम क्योंकि यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यूटिलिटी पे कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं था जिसमें हमने एवरेज को लेके बात की हो। अगर बात करें हम द टोटल इज़ डिक्रीज एंड टोटल इज़ अ नेगेटिव, नो डाउट्स हमने टोटल यूटिलिटी की बात की थी, और टोटल यूटिलिटी हमारी कुछ इस तरह से जाती है, और हमने ये चीज़ कही, अब क्लियर करके दिखाऊं मैं यहाँ पे हम डायग्राम अपनी। तो हमने कैसे डायग्राम बनाई थी, हमने कहा था अगर हमारी टोटल यूटिलिटी कुछ इस तरह से है और इसी के बिहाफ पे अगर ये हमारी इस तरह से रहेगी, तो जब ये नेगेटिव होगी तो क्या होगा, ये जो होगी टोटल यूटिलिटी ये क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि ये कभी डिक्रीजिंग में नहीं होगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ से अगर क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीज। सो इन दिस केस टोटल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव भी गलत है, एवरेज वाला तो हमने कोई कंसेप्ट करवाया ही नहीं। सो व्हेन द मार्जिनल इज़ नेगेटिव इट मस्ट बी ट्रू दैट द टोटल इज़ डिक्रीजिंग। प्रोसीड करें अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दैट द यूटिलिटी इज़ जनरली रिलेटेड टू, किससे रिलेट करती है। अब देखिए यहाँ पे आता है बात सेटिस्फेक्शन की, नेसेसरी, यूजलेस एंड यूजफुल। तो यहाँ पे ये तीनों कंसेप्ट्स हमने इसमें नहीं करे। इवन हमने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशंस की हमने उसमें भी ये चीज़ कही थी, यूजलेस को कंसर्निंग नहीं रखते यूटिलिटी में। तो यूटिलिटी मीन्स क्या होगा, सेटिस्फेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा थर्ड, ए। सो ए इज़ द राइट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे अगर क्लियर करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि द लॉ दैट डिफाइंस द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड्स। तो कहते हैं कि डिमांड कर्व जो होती है वो स्लोप डाउनवर्ड्स होती है, दिस इज डी डी। इसका रीजंस क्या होगा, क्यों डाउनवर्ड है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके प्राइसेस कम होंगे वैसे वैसे ये डिमांड कम करेगी। लेकिन डिमांड का कम होने का रीजंस क्या रहता है, अब यहाँ पे आंसर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो हमारी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यानी कि जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो नेचुरली उसकी डिमांड धीरे धीरे कम भी होगी, और अगर उसका रेट कम होगा, अगर हम डिमांड कम करेंगे तो नेचुरली उसकी प्राइसेस भी कम होगी, तो उसकी वजह से जब प्राइस कम होगी तो हम डिमांड को बढ़ा सकेंगे। एंड द यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, इसमें ये कोई कंसेप्ट नहीं है डिमांड का। यूटिलिटी इज़ मिनिमाइजेशंस, इसमें भी हमने ये कुछ भी नहीं कहा। और अगर लास्ट वाली बात करें दैट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इस साइड डिमांड का अभी तक कोई कंसर्निंग नहीं है। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, दैट इज़ अबाउट द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रिमाइंड दैट डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड्स होती है। जब हम कहते हैं स्लोप डाउनवर्ड्स तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। और ये हम बता चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हमारा माइक्रो में है उसमें दो चीज़ें आती हैं, हम कहते हैं कि कंज्यूमर एनालिसिस में हमारी दो चीज़ें आती हैं। कंज्यूमर एनालिसिस में एक आएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एक हमारा आता है डिमांड एनालिसिस। तो हमारा डिमांड एनालिसिस जो कंज्यूमर के रिगार्डिंग चलता है, तो इसी वजह से हम इस आंसर्स को टिक करेंगे। अब प्रोसीड करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हेन द मार्जिन यूटिलिटी इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पे वही डायग्राम आपको फिर से याद आ जानी चाहिए, ये वाली। जब मार्जिन यूटिलिटी इक्वल्स टू ज़ीरो होगी तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, दैट इज़ मैक्सिमम। सो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी क्या दी हुई है, मैक्सिमम, सिंपल आंसर टिक है। लॉ ऑफ रिटर्न प्रोडक्शन का कंसेप्ट है। मिनिमम बिल्कुल नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं रहेगा। सो राइट आंसर इज मैक्सिमम। इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, ए। नेक्स्ट प्रोसीड करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन कहता है द डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज द बेसिक ऑफ, किसका बेसिस है। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया कि जो डिमांड का कंसेप्ट है, क्योंकि जब डिमांड करेंगे हम अपना, तो नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे डिमांड, तो उसमें ये रिलेट होगा मार्जिन यूटिलिटी। तो रिमाइंड दैट डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है हमारी वो डायरेक्टली रिलेट करती है डिमांड के साथ। लॉ ऑफ रिटर्न प्रोडक्शन का कंसेप्ट है, सप्लाई भी प्रोडक्शन का कंसेप्ट है, और नन ऑफ दिस भी इसमें रॉन्ग आंसर रहेगा। अब बात करें, हमने अपने लेक्चर में ये समझा दिया था कि पूरी माइक्रो की अगर बात करें तो माइक्रो को हम कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर में और मार्केट में डिफाइन करेंगे। और कंज्यूमर सिर्फ डिमांड के कंसेप्ट में है और यूटिलिटी कंसेप्ट में है, जबकि लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ सप्लाई ये दोनों कंसेप्ट हमारे प्रोडक्शंस के हैं। तो इसमें ये दोनों आंसर्स नहीं रहेंगे। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को आप बिंदास लॉ ऑफ डिमांड के साथ रिलेट कर सकते हैं।
7th क्वेश्चन की बात करें, दैट अ कंज्यूमर स्पेंडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। अब अपनी कंज्यूमर जो है वो अपनी स्पेंडिंग को रिस्ट्रिक्ट क्यों करता है, खर्चा कम क्यों करता है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। अब अगर सेटिस्फाई हो गया पूरा तो नेचुरली ये कह सकते हैं कि आंसर लगेगा कि आपको स्पेंडिंग इसलिए रिस्ट्रिक्ट है क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा आता है बजट कंस्ट्रेंट। अब बजट कंस्ट्रेंट तो नेचुरली ये चीज़ कहती है कि अगर आपका बजट ही ज़्यादा नहीं होगा तो आपकी स्पेंडिंग भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कुछ और कहता है, वो रिलेशन बताता है बिटवीन द प्राइस एंड इसके बीच में, डिमांड के बीच में। तो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में इसका रिलेशन है, तो इसका स्पेंडिंग के साथ कोई कसर नहीं। और मार्जिनल यूटिलिटी, ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की तरह सर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यूटिलिटी के जब जैसे एडिशनल सेटिस्फेक्शन हमारा कम होता जाएगा इसमें भी हम कह सकते हैं। बट यहाँ पे आपका आंसर जो है वो इनमें से नहीं रहेगा। हमारा आंसर जो रहेगा दैट इज़ अबाउट द बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि एक कंज्यूमर की स्पेंडिंग खर्चा डिपेंड करता है उसके बजट पे, ना कि उसकी सेटिस्फेक्शन पे, ना उसकी एडिशनल सेटिस्फेक्शन पे, ना ही डिमांड का पे। तो आपका बजट कितना है आप उसी हिसाब से अपने पैसे को स्पेंड करेंगे। तो रिस्ट्रिक्ट होगा अगर आपका बजट रिस्ट्रिक्ट होता है, सॉरी अगर आपकी स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्ट होती है तो होती है बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट। प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है, दैट MU व्हेन MU इज पॉजिटिव TU क्या रहेगी। अब MU क्या होगी, यहाँ पे MU है हमारी, अगर ये पॉजिटिव रहेगी तो TU क्या रहेगी, तो TU क्या होगी। अब यहाँ पे ये एक सिचुएशन सर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, बट इन्होंने एक चीज़ कही है डिक्रीज इज हाईएस्ट तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है यहाँ पे MU इक्वल्स टू क्या चाहिए होगा 0। रिमेन कांस्टेंट, ऐसा भी रिमेन कांस्टेंट का रिमेन कांस्टेंट कैसा होगा, रिमेन कांस्टेंट का मतलब हो गया कि आपका इस तरह से है, तो ये भी हमने कहीं भी नहीं पढ़ी, तो रिमेन कांस्टेंट भी नहीं रहेगी। और अगर लास्ट बात करें दैट इज़ इन इंक्रीज, तो इंक्रीज होगी। तो बिल्कुल इसमें अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होनी चाहिए थी, दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। बट वो क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंक्रीज लिखा है तो नो डाउट्स ये इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ 5, 9, 12, 14, तो ये हमने TU पढ़ा था तो ये बढ़ रही है। तो हम लोगों का आंसर क्या रहेगा इस केस में, दैट इज़ अबाउट द D। अब प्रोसीड करें 9th क्वेश्चन की तरफ, दैट द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज ड्राइव बाय। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताई थी, तो हमने ये चीज़ कह दी थी कि जो था WS विनोस ने इसको किया था, तो इसका जो आंसर है, अब मार्शल ने इसको लास्ट में डिफाइन किया था अपने प्रिंसिपल्स में। अब हिग्स एंड ओलिन की ये थ्योरी ही नहीं है, गॉसन है बट गॉस नहीं है, तो इसमें क्या है हमारा आंसर, दैट इज़ अबाउट ग्रेनी बेंथम। तो इसका आंसर क्या है, ग्रेनी बेंथम। रिमाइंड दैट इसको WS जो था हमारे विलियम थे उन्होंने इनको स्टार्टअप किया था, बट क्योंकि वो भी जर्मनीज थे और इवन दैट इसको और भी ऑथर्स ने डिफाइन किया। ये कंसेप्ट के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐड किया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स और बहुत सारे लोगों ने इसमें कंसेप्ट डाला है। अब मैटर करता है कि हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया गया। रिमाइंड दैट उन्होंने इसको डेवलप किया था, मार्शल ने इसको डेवलप किया, रीडिफाइन किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो इस केस में हमारा आंसर रहेगा C। 10th क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्वेश्चन कहता है दैट द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाज डेवलप्ड बाय। अब कार्डिनल, क्योंकि यूटिलिटी के आगे दो कंसेप्ट आते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो जो हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, कार्डिनल इन्होंने यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया था, बट कार्डिनल और ऑर्डिनल का कंसेप्ट जो था रीडिफाइन जब किया तो उसको किया था मार्शल ने। इन्होंने सिर्फ यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया था, इन्होंने इसमें कुछ नहीं दिया था, और इन्होंने लॉज दिए थे, याद रखना इन्होंने लॉज दिए थे, लॉ ऑफ DMU जो था वो इनका कंसेप्ट था। बट अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल की बात करें तो वो हमारा आंसर में क्या होना है, मार्शल रहेंगे। अब प्रोसीड करें अगर नेक्स्ट, द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। अब क्या है, अब ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम लोग कह सकते हैं, ऑर्डिनल क्या था हमारी इनडिफरेंस का। इन्होंने क्या कहा है इसमें, देखो एक सेकेंड लॉ ऑफ ऑर्डर, गॉसन सेकेंड लॉ, और गॉसन सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये तो आंसर नहीं है। कार्डिनल यूटिलिटी तो इसका ऑर्डिनल का ऑपोजिट है, हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी है। अब कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, कार्डिनल यूटिलिटी होती है विच कैन बी मेजर, और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारी
विच कैन नॉट बी मेजर। तो हम इसको यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं और इसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों कंसेप्ट से अलग हो जाएंगे। तो इसमें गॉसन सेकेंड लॉ भी नहीं है क्योंकि वो तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी था। कार्डिनल यूटिलिटी भी को हम अदर नहीं कहते। अब आते हैं रैशनैलिटी अप्रोचेस, तो इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा। द लास्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें हमारा सी। प्रोसीड करें विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम कहते हैं दैट ऑर्डिनल यूटिलिटी जो था एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय, अब किन्होंने इसको जो था हम कहें कि डेवलप किया था, जस्ट होल्ड ऑन। तो इसको किसने डेवलप किया था? अब जब हम डेवलप की बात करें तो हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी जो एनालिसिस थी उसको किसने डेवलप किया। उसको डेवलप करने की बात जब हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट द J.R. हिग्स एंड R.J.D. एलेंस। सैमुअल्सन हमने इसमें नहीं पढ़ा। मार्शल्स और इनकी बात करें, इन्होंने वर्किंग किया हमारा कार्डिनल यूटिलिटी पे। मार्शल ने काम किया था हमारा कार्डिनल यूटिलिटी पे और जेवॉन्स ने हमारा काम किया था यूटिलिटी कंसेप्ट पे। तो स्लट्सकी की बात करें, इन्होंने भी ऐसा कुछ भी इसमें कंसेप्ट नहीं दिया और ना ही हमारा सैमुअल्सन है। इन्होंने जो काम किया इन्होंने यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी पे किया। द रिमेनिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें, ये कंसेप्ट जो था डेवलप किया गया बाय J.R. हिग्स। क्योंकि अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी कार्डिनल यूटिलिटी को ही पढ़ा है, तो जब ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ाया जाएगा आपको ये क्वेश्चंस का आंसर ईजिली मिल जाएगा। प्रोसीड करें विद द 13 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चन कहता है मार्जिन यूटिलिटी इज, क्या होती है मार्जिन यूटिलिटी? अब मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल सेटिस्फैक्शंस। तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑलवेज जीरो होती है, MU इक्वल्स टू ऑलवेज जीरो। अब कहेंगे हमेशा जीरो ही रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। दैट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो रही है और डिक्रीजिंग रेट हमने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा क्योंकि कहीं ऐसे इस तरह से तो कोई कर्व मार्जिन यूटिलिटी की नहीं थी, तो हम कहते हैं ये कोई आंसर भी नहीं है। थर्ड कहता है दैट द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट। तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या है? जो लास्ट यूनिट 1 के बाद 2 सेकेंड यूनिट से कितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, थर्ड पे कितनी मिल रही है। जो लास्ट यूनिट हम जो है यूटिलिटी जो है लास्ट यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे यूटिलिटी क्या ड्राइव हो रही है, कितनी ड्राइव हो रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर नो डाउट्स अगर आंसर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ए और बी आंसर नहीं है, तो नेचुरली ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं रहेगा। सो इस क्वेश्चन में का आंसर रहेगा हमारा आंसर थर्ड। अब प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है टोटल यूटिलिटी इज। टोटल यूटिलिटी क्या है? दैट द सम टोटल ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। रिमाइंड दैट TU इक्वल्स टू सम ऑफ MU भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आप MU को ड्राइव कर लेना। MU हमारा क्या था? अगर MU हमारा 5 4 3 2 रहेगा तो टोटल यूटिलिटी क्या रहेगा? 5 का सिंपली 5 प्लस 4 9, देन 9 प्लस 3 आपका रहेगा 12 एंड 12 प्लस 2 जस्ट अ मिनट 12 प्लस 2 क्या रहेगा? तो अगर आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी में अगर सम करेंगे आप मार्जिन यूटिलिटी का तो टोटल यूटिलिटी बनती है। एंटायर यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द होल कंजप्शन। बिल्कुल, अगर पहले में कितना है, दोनों में कितना है, तीनों में कितना है, चारों में कितना है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है एंटायर यूटिलिटी टोटल सेटिस्फैक्शन जो हो रही है फ्रॉम द होल कंजप्शन, ये भी आंसर सही रहेगा इसमें। इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, बिल्कुल आप जानते हैं ये इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट में भी होती है। TU जो है धीरे धीरे बढ़ती है और कम भी होती है। जैसे कैसे करें हम बात करते हैं, जैसे कि हम कैसे कहेंगे, सपोज कीजिए जैसे हमारा था 5 9 12 14 टेबल देख लें, इसको आपको समझ आ जाएगा मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ये भी बिल्कुल है, तो अगर ये भी है ये भी है ये भी है तो आंसर क्या रहेगा? दैट इज ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर इन दैट केस। अब 15th की बात करें तो हमारा 15th पार्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गॉसन्स फर्स्ट लॉ। अब ये भी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं गॉसन्स के लॉ। तो हमने कहा कि जो गॉसन्स थे उन्होंने 2 लॉज दिए, एक फर्स्ट लॉ एक सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ DMU और डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, और सेकेंड को कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ सब्सटीट्यूट इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं था। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी भी नहीं क्योंकि ये सेकेंड लॉ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ही इसमें सही है
एंड नन ऑफ दिस, तो इसमें आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा सी। अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन 16 की, तो 16 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देख लें इसको एक दफ़ा। दैट द यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, देयरफॉर इट कुड ओनली बी रैंक्ड। अब कहता है कि अगर सिर्फ रैंक में हो तो द स्टेटमेंट सपोर्ट्स। अगर सेटिस्फैक्शन को कैसे हम, देखो हमने कहा यूटिलिटी जो होती है या सेटिस्फैक्शन जो दो तरह की होती है, एक जो मेज़र होती है, एक जो मेज़र नहीं होती। अब जो मेज़र होती है उसको कहते हैं कार्डिनल, और जो हमारे मेज़र नहीं होती उसको कहते हैं ऑर्डिनल। अब कार्डिनल का मतलब ही यही है कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, और ऑर्डिनल्स का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ रैंक, कि अगर ए अच्छा नहीं लगा तो मैं बी ट्राई करूंगा। अब देखिए अभी जो अगर आप बात करें तो ऑर्डिनल को आप वीडियो ज़रूर देख लें, मेरी ये कार्डिनल पे है, ऑर्डिनल की वीडियोस पे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक बनाना। तो इन्होंने क्लियरली कहा क्या है, अब देख लें क्लियर करके। इन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, देयरफॉर इट कुड ओनली बी रैंक। तो क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ मेज़र नहीं कर सकते, रैंक कर सकते हैं कि 1 2 3 4। तो कौन सी स्टेटमेंट इसको सपोर्ट करती है, पहले कहता है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरिस्ट, तो ये नहीं है क्योंकि ये तो रैंक में नहीं, ये नंबरिंग में बता देगी 1 2 3 4 कितना करेंगे। सेकेंड वन इज ऑर्डिनल थ्योरिस्ट, तो ऑब्वियसली आंसर आपको दिख रहा है। बिहेवियर थ्योरिस्ट ऑफ द फर्म, तो फर्म तो प्रोड्यूसर के लिए, हम कंज्यूमर को पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये आंसर नहीं है। नन ऑफ दीज भी इसमें नहीं रहेगा। सो आंसर क्या रहेगा हमारा, दैट इज अबाउट द बी। बी क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरिस्ट। तो इस तरह से हमारे 16 क्वेश्चन जो हैं वो कार्डिनल के होंगे, और साथ ही हम इसके बात करें यूटिलिटी एनालिसिस को। आप प्लीज़ इसको एक दफ़ा ज़रूर स्टडी कर लें, बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको भी धीरे धीरे स्टडी ज़रूर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। टिल देन अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आता है हम इसको क्लास में डिस्कस ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर।